बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा एक वक्त में कई मसाइल का शिकार है। एक जानिब सूबे में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है, दूसरी जानिब बदतरीन सियासी उलझाव है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर मौजूद आदमशुमार के मुताबिक सिर्फ इस साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 1055 वाक़यात हुए। इनमें 1578 अफराद की जान गई। इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 329 एहलकार और 194 आम शहरी शामिल हैं। दहशतगर्दी के इस खतरनाक सूरत हाल के बावजूद इससे निपटने के इकदाम पर इबहम फैलाया जाता है। सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और दहशतगर्दी से निपटने के लिए इसका मौक़िफ़ वफाक मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। वफाक पे यह इल्ज़ाम लगता है कि पार्टी और उसके बानी दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। अली अमीन गंडापुर की जगह जिन सुहेल आफरीदी को सूबे का वज़ीर आला नामजद किया गया है, रोजनामा जंग के मुताबिक वो सुहेल आफरीदी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां रखते हैं। यह वाज़ेह कर दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत कबूल नहीं की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी या फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सहूलतकारी करने वाला खारजियों को रियासत के हवाले कर दे। ऑप्शन 2, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासती इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। अगर पहले 2 ऑप्शन कबूल नहीं करने तो तीसरा ऑप्शन यह है कि खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। यानी वफाकी हुकूमत और फौज दोनों ही ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी की वजह सूबे की सियासी क़यादत है। वफाक की जानिब से यह बयानिया भी बनाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला तब्दील करके दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का रास्ता रोका जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ इन इल्ज़ामात से इनकार करती है। इन हालात में बानी तहरीक इंसाफ के कहने पर सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्तीफ़ा दे चुके हैं। गवर्नर फैसल करीम गुंडी इस्तीफ़ा मौसूल करने की तस्दीक भी कर चुके हैं। यह इस्तीफ़ा हाथ से लिखा हुआ है और इस पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। गवर्नर के मुताबिक इस्तीफ़े की जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इस पर बाकायदा अमल दरामद होगा। लेकिन ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की जमातें वज़ारत आला के लिए अपना उम्मीदवार लाना चाहती हैं, सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकना चाहती हैं। इसके साथ साथ सूबे में गवर्नर राज लगाने की चमगोइयां भी सामने आ रही हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, उनके साथ साथ शाह खबर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं फवाद साहब सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये फरमाइएगा, गवर्नर साहब को इस्तीफ़ा मौसूल हो गया है और उस पर 11 तारीख भी दर्ज है, हाथ से भी लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि पीर को जो है मैं अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद इस पर देखूंगा कि क्या करना है। ऑप्शंस क्या है गवर्नर साहब के पास? क्या इसको वापस भेज सकते हैं या किस बात की जांच पड़ताल की जा रही है या कानूनी माहिरीन से राय ली जा रही है इस इस्तीफे के बाद? ये तो एक मेरे ख्याल में बिल्कुल ही अहमकाना किस्म की एक एक्सरसाइज है और बुनियादी तौर के ऊपर तो आप दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि एक हॉर्स ट्रेडिंग को मौका दिया जाए, कोशिश की जाए कि जो वज़ीर आला जो राइटफुल चीफ मिनिस्टर है 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो पार्टी है आप उसको महरूम कर सकें। फिर इलेक्शन कमीशन ने हस्बे मामूल जो अपना किरदार है वो अदा किया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो की हैं, लेकिन इससे तो और एलिनेशन और बढ़ेगी, सियासत और ज़्यादा तल्ख होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्चुअली। ये तो जो इवन जो नून लीग केपी के लोगों से मेरी मुलाकात हुई वो भी उन्होंने भी मुझे कहा कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना एक्सरसाइज है और हमें जो सुहेल अफरीदी है उनको चीफ मिनिस्टर बनने देना चाहिए, अक्सरियत उनके साथ है। फिर आप देखिए एएनपी तक ने इनकार कर दिया कि वो हिस्सा नहीं बनेंगे रोकने में, जेयूआई जो है वो भी रिलक्टेंट है। तो आप कैसे इतने बड़े कंसेंसस को जो है वो ख़त्म तोड़ेंगे? कोई भी पॉलिटिकल आदमी जिसने सियासत करनी है वो इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं उनको, चूंकि पीपल्स पार्टी का कोई स्टेक नहीं है तो इस तरह के वो गवर्नर के जरिए इस तरह की अहमकाना हरकतें करेंगे भी तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल जिसने सीरियस पॉलिटिक्स करनी है वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। जो नाम सामने आया फवाद साहब, आप समझते हैं कि दानिस्ता तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से इस तलखी को मजीद बढ़ाया गया क्योंकि जो डेडलॉक बरकरार है उस पर पीटीआई भी ये बयान दे चुकी कि मुज़ाकरात ये उस जानिब करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन आप समझते हैं कि इस फैसले से तलखी मजीद बढ़ेगी और बढ़ाई जा रही है खुद? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले तो ये लेना जो अभी आपने शुरू में इंट्रो में जो है वो ऑपरेशन में बात की, पर फ्रैंकली प्रॉब्लम पीटीआई का नहीं है। आप पीटीआई को इस जो एक फ्रेमवर्क है 1 मिनट के लिए उसको हटा दें, इमरान खान को हटा दें। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी जमात है जो कि वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी का साथ दे रही है? क्या जेयूआई इसकी हमायती है? आंसर इज नो। पीटीएम इसकी हमायती है? आंसर इज नो। एएनपी हमायती है? आंसर इज नो। देखिए, पॉलिटिशियंस ने अपनी जो हल्के के
जो सेंटीमेंट होता है वो देना होता है। सो ये कहना कि पीटीआई चूंकि वो सेंटीमेंट दे रही है और 2/3 मेजोरिटी उनके पास है तो हम उसको नहीं मानते, ये इस तरह से आप कामयाब हो नहीं पाएंगे। बिल्कुल बच्चों वाली ये बातें हैं। और इमरान खान के बगैर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वहाँ का, कैसे कंसेंसस आप लेके आएंगे? जनरल राहील शरीफ ने उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर कंसेंसस क्रिएट करवाया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, और वही मिसाल उसको फॉलो करना चाहिए और एक ग्रैंड कंसेंसस जो है वो इस इशू पे लाना चाहिए, जो काफी पेचीदा है और इतना आसान नहीं होगा, बट दैट्स द ओनली वे। आप क्या अब समझते आपका हैं? जो सवाल है, जी 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 जी। अब आपका जो सवाल था सोहेल आफरीदी साहब की नॉमिनेशन को लेके, देखिए पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है? आप जो अली अमीन गंडापुर का जो फारिग हुए हैं, वो क्यों फारिग हुए हैं? वो इसलिए फारिग हुए हैं कि वो ना एंगेजमेंट हो कर पा रहे थे, ना ही कोई वो चैलेंज खड़ा कर पा रहे थे कि जिससे रिलीफ मिले, जो इमरान खान को, पार्टी के लोग जो हैं या पार्टी को रिलीफ मिले। अब आपने जब फैसला करना है वफाकी हुकूमत ने, जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स होती हैं वो पोजीशन के स्टेक्स बनाती हैं सिस्टम में, ताकि अपोजिशन को भी लगे कि वो हिस्सा है और अगर ये सिस्टम खत्म होगा तो उनका नुकसान होगा। जब आप किसी को स्टेक ही नहीं रहेंगे, वो उनकी तरफ से हुकूमत रहे, निज़ाम रहे, तो फिर बला से तो इसने आप दीवार से तो नहीं लगाते अपोजिशन को जिस तरह से इस हुकूमत ने लगाया लेकिन हुआ है। फवाद साहब, तो आप जाहिर है समझते हैं कि सोहेल पॉलिटिक्स आफरीदी होता साहब है कुछ तो ऐसा कर पाएंगे जो इमरान खान उनसे तवक्को करते हैं? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब तो खुद कह चुके हैं कि अपने एमपीएस का कह चुके हैं, नंबर्स बता चुके हैं कि कितनों के बयान हल्फी वहां पर मौजूद हैं, तो अकेले सोहेल आफरीदी क्या कर लेंगे? हो सकता है कुछ ना कर पाए। और जो हुकूमत का रिएक्शन है वो अलबत्ता इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और यूं लगता है कि वो थोड़े इसके ऊपर हुकूमत परेशान है कि उन्होंने सोहेल आफरीदी को क्यों नॉमिनेट किया। आइडियल तो यही था कि उनको मौका दिया जाता, वो नाकाम हो जाते और फिर आप और ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि सोहेल आफरीदी की नॉमिनेशन से गवर्नमेंट काफ़ी परेशान। और आप पर्सनल सतह पर क्या समझते हैं कि ये नॉमिनेशन बिल्कुल ठीक है? आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, सिंपल बात है कि इमरान खान जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो हुकूमत है उसको चैलेंज दिया जाए, तहरीक बनाई जाए, किया जाए। तो सोहेल आफरीदी जो हैं वो आईएसएफ के दौर से एक पीटीआई के लॉयलिस्ट हैं, इमरान खान के साथ हैं, तो जाहिर है कि उनका एक तजुर्बा तो है मूवमेंट्स का, चीज़ों का। अब देखते हैं कि वो कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। ठीक है, हमारे साथ शाखावर साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, अपनी राय से आगाह करते। शाखावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, अब गवर्नर साहब को इस्तीफा आ गया है, लेकिन इस तरह लग रहा है कि पीर तक या उसके बाद तक भी इसको डिले किया जा सकता है, तो क्या कोई ऑप्शन मौजूद है कि पीर के बाद भी डिले किया जा सकता है, जब पीर को ऑफिशियली वो ऑफिस के अंदर मौजूद होंगे अपनी कानूनी टीम के साथ और इसको परख रहे होंगे? देखिए, बात यह है कि अगर आप आइन और कानून की स्कीम को अगर देखते हैं तो कोई भी ओहदेदार जब इस्तीफ़ा देता है, और जैसे इस सूरत में केपीके के जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया है और गवर्नर को भेज दिया है, और उसमें सिर्फ ये तहकीक ज़रूर की जा सकती है कि जेन्युइनली ये अली अमीन साहब ने अपना इस्तीफ़ा अपने दस्तखत से जारी किया है, तो मेरा ख्याल है उसके बाद कोई कानूनी मशावरत की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि वो फौरी तौर पे उनका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल करे और उसको नोटिफाई करे। अब मसला ये होगा कि जैसे अभी हमने सुना है कि पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी है उन्होंने कल इजलास बुला लिया है 10 बजे, और उसमें उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को नामजद करना है बतौर वज़ीर आला उम्मीदवार, और उसका इलेक्शन जो है वो ठीक है वो ऐसे ही होगा जैसे कि लीडर ऑफ द हाउस का होता है एक सूबाई असम्बली में, और उसमें जो अपोजिशन है या कोई और वो भी उनके मद्दे मुकाबल आ सकता है। लेकिन अगर ये इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा और वो पीर तक जाएगा, तो जाहिर है कि जब तक वो इस्तीफ़ा नोटिफाई नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो नए वज़ीर आला का या नए लीडर ऑफ द हाउस इन द प्रोविंशियल असम्बली उसका इंतखाब जो है वो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है अगर इसको इतना डिले किया जाता है कि एक जानिब इस्तीफा आया हो, दूसरी जानिब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कर लिया जाए अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अगर इस्तीफा मंजूर ना हो रहा हो? देखिए, मेरा ख्याल है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तो गुंजाइश अभी बनती नहीं है। एक बात ज़रूर थी कि देखिए
अब आइन और कानून में या रूल्स ऑफ बिजनेस में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इस्तीफे को कितने अरसे में या कितने घंटे में जो है वो कबूल करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म गवर्नर या सदर को एडवाइस जारी करता है असम्बली तहलील करने की, और वो 48 घंटे में अगर सदर या गवर्नर उसकी राय को अगर नहीं रिस्पॉन्ड करता तो असम्बलियाँ खुद ब खुद तहलील हो जाती है। अब यहाँ पे तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि अली अमीन साहब जो है वो तो अपना चार्ज भी छोड़ चुके हैं और वहाँ से जा चुके हैं, तो अब एक खाली जो एक नशिस्त है वज़ीर आला की, उसके ऊपर तो एज सच कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो ये एक आइनी और कानूनी डेड लॉक ज़रूर है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो आइन और कानून के जो मंशा है उसके ऊपर तमाम जो इदारे हैं उनको अमल दरामद करना चाहिए। ये तो पार्टी सतह पर ऐलान किया गया कि वो अपना ओहदा छोड़ के चले गए हैं, लेकिन गवर्नर साहब तो ये कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता वही गवर्नर हैं, वही वजीर आला हैं। उसूली तौर पे तो यही बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि उसमें यह भी होता है कि जब आप इस्तीफा कबूल कर लेते हैं वज़ीर आला का, तो आप उसी वज़ीर आला को, चूंकि वो जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस का ओहदा खाली नहीं हो सकता। तो वो उनको भी कह सकते हैं कि आप उस वक्त तक वज़ीर आला के फ़राइज़ अंजाम दें जब तक कि नए लीडर ऑफ द हाउस का जो है प्रोविंशियल असम्बली में इंतखाब नहीं हो जाता। अब ये प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकली अली अमीन साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और वो वहाँ से जा भी चुके हैं, वो वज़ीर आला का मनसब भी जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो और गवर्नर जो हैं वो उसको कबूल नहीं कर रहे। तो ये एक थोड़ा सा आइनी डेड लॉक ज़रूर है, और मैं समझता हूँ कि ये इस्तीफ़े की जो मंजूरी है उसमें मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। ये फरमाइएगा, सुहेल आफरीदी साहब जिनको नामजद किया गया है उसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साहब ये कह चुके हैं कि परवेज़ उनको किसी भी सूरत नहीं बनने देंगे। वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि उनको ना बनने दिया जाए। क्या कोई ऐसी इस सूरत हाल के अंदर गुंजाइश बन सकती है, वफाकी हुकूमत जो चाह रही है कि वो हो सके, नए वज़ीर आला को जो नामजद किया गया उनको रोका जा सके? देखिए, बात यह है कि ये अपोजिशन का भी जो है वो भी इस्तेकाक है कि वो अपना लीडर ऑफ द हाउस लाने की कोशिश करे, लॉबिंग करे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई की वहाँ पे काफ़ी अक्सरियत मौजूद है। लेकिन अभी जैसे आपने अभी फवाद चौधरी साहब भी फरमा रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों वो जो ठीक है, यानी इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आप समझते हैं कि कोई ऐसी सूरत मौजूद नहीं कि जो वफाकी वज़रा की जानिब से बयान आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद है, कानूनी राय के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद एक मामले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक गठजोड़ कायम कर चुके हैं। भारत पहले ही पाकिस्तान का दरीना दुश्मन है, सामने आकर भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करता ही है, पसे बरता भी वार करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है, दहशतगर्द खवारियों की पुष्पनाही करता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले फितनों और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करने वाले खवारियों, दोनों को ही भारत की मदद हासिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खवारियों की पनाहगाहें अफगानिस्तान में है, और अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारत और इन दहशतगर्दों को पनाह देने वाला अफगानिस्तान, दोनों मुल्क मजीद करीब आते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा भारत का दौरा कर रहे हैं। भारत काबुल में अपने मिशन को सिफारत खाने के दर्जे पर लेकर जा रहा है। इन दोनों ममालिक के बढ़ते ताल्लुकात का मतलब है ये दोनों दाखिली सतह पर पाकिस्तान के लिए मजीद परेशानियां पैदा करेंगे। जमीनी हकाइक बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसका बेस कैंप अफगानिस्तान है, और इस बेस कैंप को इस्तेमाल भारत कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को जदीद हथियार भी दस्तयाब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी वाज़ेह किया है कि अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो उनके पीछे जाएंगे। कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान से हिसाब बराबर करेंगे, फिर देखेंगे कि अफगान तालिबान क्या कहते हैं। पाकिस्तान के पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी है। ये सबूत आलमी फोरम्स पर दिखाए भी जा चुके हैं। खुद भारत के मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत दोवल ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी करानी चाहिए। भारत का एक जासूस भी पाकिस्तान की तहवील में है जो दहशतगर्दी कराने के मकसद से आया था। आलमी रहनुमा भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों से आगाह हैं। चैक हैगल जिन दिनों अमेरिका में सेनेटर थे और बाद में अमेरिका के वजीर दिफा भी बनाए गए, वो भी ये कह चुके हैं कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान। एक तरफ भारत खुलेआम पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियां बनाता है, दूसरी जानिब अफगानिस्तान है इस्लामी मुल्क होने की वजह से जिससे अच्छे रवैये की उम्मीद थी, वो भी दहशतगर्दों को पनाह और सहूलत फराहम कर रहा है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नहायत संगीन है। ऐसे में पाकिस्तान को सिर्फ सिफारती सतह पर ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस महाज पर भी मजीद चौकन्ना होने की जरूरत है। दुश्मन के इस गठजोड़ का तोड़ सिर्फ एक मजबूत कौमी हिकमत अमली और दाखिली इत्तेहाद से ही मुमकिन है।
अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सफ़ीर अफगानिस्तान मंसूर अहमद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त का। मंसूर साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ख़ास तौर पर इस हफ्ते के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो ताल्लुकात इस वक्त जिस सतह पर मौजूद हैं, ये ताल्लुकात की उम्मीद 2021 में लगाई गई थी कि ये तालिबान की हुकूमत आने के बाद ये ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, और आप भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब पाकिस्तान की जानिब से एक आला सतह का वफ्द वहाँ पर मौजूद था। तो क्या वजह है कि जो तवक्कुआत लगाई गई वो दुरुस्त तरीके से उस तरह अमल दरामद नहीं हो सका, और ये जो टेंशन्स हैं और जो हमारा एक मुतालबा है कि क्रॉस बॉर्डर जो दहशतगर्दी वहां से होती है उसको कंट्रोल किया जाए, इस पर अमल दरामद नहीं हो सका अब तक? देखिए, 2021 में जो वाकई तवक्कुआत लगाई गई थी, पाकिस्तान की तवक्कुआत थी कि अफगानिस्तान में ये तब्दीली आई है, गैर मुल्की फौजें यहाँ से वापस चली गई हैं, तो अब जो हालात पैदा होंगे, सिचुएशन पैदा होगी अफगानिस्तान में, बतदरीज पाकिस्तान के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है अफगानिस्तान के ज़रिए, या टीटीपी जो वहाँ पे से सहूलतें हासिल करती है, BLA और मजीद ब्रिगेड या दूसरे जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कला कमा करने में, ख़ात्मा करने में पाकिस्तान को मदद मिलेगी। लेकिन 2021 के बाद से 2022, 23, 24 और 25 में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस तरह मूव नहीं कर सके, क्योंकि ये पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लिए सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म में एक दूसरे से कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये इश्यूज जो हैं काउंटर टेररिज्म के बहुत एक दूसरे से उलझे हुए हैं। अफगान तालिबान जो इंसर्जेंसी लड़ रहे थे अपनी, तो उन्हें टीटीपी की मदद हासिल थी, तो इस तरह टीटीपी के साथ उनका एक आइडियोलॉजिकल किस्म का बॉन्ड मौजूद है। एक एक ही मदरसों में उन्होंने तालीम हासिल की है, बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात हैं करीबी। तो उनके इस बॉन्ड के टूटने में और इनके इस बॉन्ड को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं दोनों ममालिक के, उनमें मजबूती आना बहुत ज़रूरी था, और वो मजबूती उस तरह से नहीं आ सकी। हम सिक्योरिटी के एरिया में उनसे डिमांड्स करते रहे हैं, कर रहे हैं, वो अपनी मजबूरियां बता के डिमांड्स पूरी नहीं करते, और दूसरे मामला जो दूसरे एरियाज हैं बायलैटरल रिलेशंस के, उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं। मंसूर साहब, क्या मजबूरियों का आपने जिक्र किया, कोई मजबूरियां बताकर वो पूरे नहीं कर सकते या कर रहे, तो वो मजबूरियां ऐसी क्या है? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोहा एग्रीमेंट के अंदर भी यही था कि उनकी ज़मीन जो है वो किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। फिर 2021 में भी क्या कोई ऐसी यकीन दहानी कराई गई थी कि उनकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? देखिए, दोहा एग्रीमेंट में ही बेसिक यकीन दहानी थी कि उनकी ज़मीन जो है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और जब 2021 में हमारी भी मुलाकात अफगान तालिबान से हुई, जब अभी उनकी हुकूमत नहीं बनी थी, जब जनरल फैज़ हमीद की विजिट हुई थी और उनसे मुलाकात वगैरह हुई, तो उनकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं होने देंगे, और वो पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन उसमें जो मजबूरियां जो हैं या जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि अफगानिस्तान गुज़िश्ता 4 दहाइयों से वहाँ हर किस्म के मिलिटेंट ग्रुप मौजूद हैं। वो मिलिटेंट ग्रुप्स, जिस तरह मैंने भी बताया कि उनके अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात भी मौजूद हैं, और अफगान तालिबान एक तो उन ताल्लुकात की वजह से हिचकिचाते हैं कि कोई एक्शन लें इनके खिलाफ, और दूसरे एक उनकी मजबूरी ये भी है कि अगर वो इन ग्रुप्स के खिलाफ किसी तरह से निबरत आजमा हो, तो उनको ये डर है कि दाइश और अलकायदा जो मौजूद हैं, ये ग्रुप्स इनके फाइटर्स उनकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो अफगान तालिबान के इक़्तिदार के लिए ख़तरा बन जाते हैं। और साथ ही फिर जो दूसरे ममालिक की जो वहाँ पे इंटरवेंशंस होती हैं, उनका भी उसमें फ़र्क पड़ता है। तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब ज़रा गैप्स आते हैं, जहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस पैदा होते हैं, तो पास में भी ये हुआ है कि इंडिया फ़ौरन इंटरवीन करके एक इस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पैदा कर देता है, जिस तरह की अभी पैदा हुई है कि उन्होंने अफगान वज़ीर ख़ारजा को वहाँ बुलाया है, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे कोई ऐसी तशवीश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये ताल्लुकात पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह से भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मुस्तकबिल में होते रहे, तो ये फिर मामला
मंजूर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि इंडिया ने रूस और ईरान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जो तालिबान के खिलाफ ग्रुप थे उनको सपोर्ट किया था, अगर 90s की बात करें, उसके बाद फिर हमने देखा 20 साल जो वहां पर हुकूमत रही तालिबान के खिलाफ अशरफ गनी साहब की, वो अमेरिका के साथ मिलकर उसको सपोर्ट किया था। तो ये तमाम चीज़ें माजी में ऐसी रही हैं, पाकिस्तान की जो हिकमत अमली कुछ मुख्तलिफ रही है। तो वो ब्रेक थ्रू क्या था कि उसके बाद हमने देखा दुबई में एक मुलाकात होती है सिफारती तौर पर इससे कबल अफगानिस्तान के और इंडिया के दरमियान, और आप फिर वहां पर बुलाया जाता है। तो वो ब्रेक थ्रू क्या था जिस पर वो दोनों करीब हुए हैं? वो ब्रेक थ्रू एक ही है। देखिए, जो गुज़िश्ता 20 साल जो थे, आपने 90s की बात की, और 90s के बाद 2001 में जब यूएस और नेटो की फौजें यहाँ आ गई थी, तो इंडिया जो है वो मुसलसल अफगान तालिबान को टेररिस्ट कह के टेररिस्ट करार देता रहा, और अफगान तालिबान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के हक में नहीं था। जबकि दोहा प्रोसेस शुरू हुआ तो इंडिया ने दोहा प्रोसेस की मुखालफत की, और जब दोहा एग्रीमेंट भी साइन हुआ तो इंडिया को दोहा एग्रीमेंट उस तरह से पसंद नहीं था, और इसीलिए जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान का, तो इंडिया ने उस वक्त अपनी बेसिस खाली कर दी, सिफारत खाने खाली कर दिए, और वो गैर मुल्की फौजों के साथ ही वो भी यहाँ से निकल गए। लेकिन ये जो गुज़िश्ता 4 साल में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस आपस में उस तरह से मजबूत नहीं हो सके, उस्तवार नहीं हो सके, ये वो फैक्टर है जो जिसके मुतालिक आप पूछ रहे हैं। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस के ताल्लुकात में कमजोरी आएगी तो एक वैक्यूम पैदा होगा अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर रीजन उससे अफेक्ट होता है, और उस वैक्यूम को फिल करने की कैपेसिटी रखता है इंडिया, क्योंकि इंडिया वहाँ पे फिर अपने एसेट्स को मजबूत करता है, और वो एसेट्स पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का बायस बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगेन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी यही है कि पाकिस्तान को काबुल के साथ अपने रिलेशंस को किसी ना किसी तरह एड्रेस करना होगा, क्योंकि हमारा एक बहुत तवील बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और हमारे बहुत सॉलिड कॉन्क्रीट इंटरेस्ट्स हैं अफगानिस्तान के साथ। तो हमें उन इंटरेस्ट की खातिर कुछ ना कुछ स्पेस देते हुए अफगानिस्तान को हमें उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। ये फरमाइएगा मंसूर साहब, क्योंकि जो माजी की तस्वीरें हैं जिसमें आप भी जनरल फैज़ के हमरा मौजूद थे, जब वो चाय का कप हाथ में थामे हुए थे और ये कहा गया था कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ये उनकी जानिब से जब कहा गया, तो उस वक्त वो क्या यकीन दहानी और किसकी जानिब से यकीन दहानी थी जिस पर इतना कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान को? और जैसा आपने खुद कहा कि मजबूरियां हैं वहां पर तालिबान की, तो क्या वो इन ग्रुपों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं? जी देखिए, वो तो जिस वक्त 2001 में चेंज हुई थी, और आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त तो हुकूमत नहीं बनी थी, जब जनरल फैज हमीद ने वो विजिट किया था और उन्होंने ये कहा था कि एवरीथिंग विल बी ओके, तो पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था, हमें अंदाज़ा था पाकिस्तान को कि यूएस और नेटो की फौजों के जाने के बाद सूरत हाल गंभीर हो जाएगी, सूरत हाल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि ये खित्ता 4 दहाइयों से यहाँ पे बहुत से मिलिटेंट और टेररिस्ट ग्रुप्स मौजूद है, और गैर मुल्की फौजों के जाने के बाद अब सबका फोकस पाकिस्तान की तरफ आएगा इन ग्रुप्स का, और वो हुआ। तो उस विजिट का मकसद भी ये था, और उसके बाद जितना भी इंटरेक्शन हुआ अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ अब तक हो रहा है, पाकिस्तान की कोशिश ये रही कि किसी तरह से पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ मजबूत हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमें ताल्लुकात पे काम करना चाहिए था कि हम इन ताल्लुकात को मिलिट्री एंगल से जो रिलेशंस होते हैं, सिक्योरिटी एंगल से जो रिलेशंस होते हैं, उससे बढ़ाकर सिविल एंगेजमेंट और ब्रॉडर एंगेजमेंट की तरफ लाते हैं, जिसमें इकोनॉमी और ट्रेड के कॉन्टेक्ट बढ़ते, जिसमें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ते, जिसमें क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन जो दोनों ममालिक में होता है वो बढ़ता। तो उससे फिर ये इस तरह के स्टेक्स पैदा तो मंसूर साहब, पाकिस्तान तो ये जितने आप ऑप्शंस बता रहे हैं ये करने को तैयार होगा। पाकिस्तान तो यहाँ से वफ्द भी गए, बार बार बताया भी गया कि वहां से क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है। एक मुतालबा है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो ग्रुप्स वहां से कार्रवाई ना करें। जब तक ये ब्रेक थ्रू नहीं होगा फिर ये तमाम चीजें आगे तो नहीं बढ़ सकती जो आप जिसके जिक्र कर रहे हैं, जिसका आप कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए थी। नहीं, इनकी मेरा ख्याल है कि इसके लिए पेशेंस की भी जरूरत होगी, क्योंकि ये चीजें पेशेंटली ही आगे बढ़ेंगी। क्योंकि वजह यह है कि ये खित्ता जो है कोई 4-5 दहाइयों से मुस्तकिल जंग का शिकार है, और यहाँ पे आप 1979 में जब सोवियत यूनियन की फौजें आई थी उस वक्त से लेकर आज तक
मुस्तकिल इस बॉर्डर के ऊपर जंग हो रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। तो इसको जंग से बाहर निकालने के लिए एकदम से आप टीटीपी या बीएलए या इनकी कार्रवाइयों को बंद इसलिए नहीं करवा पा रहे या उसमें कामयाबी नहीं हो रही क्योंकि बहुत से हमारे डिट्रैक्टर्स उसमें उन ग्रुपों की मुआवनत भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उसमें अफगानिस्तान के अंदर से भी एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अगर हम स्टेट टू स्टेट रिलेशंस लेकर अफगानिस्तान के साथ, काबुल के साथ, इस्लामाबाद काबुल के साथ रिलेशंस को साथ लेकर चलें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कुछ पेशेंस के साथ अगर हम चलें तो बहरहाल हालात में बेहतरी आ सकती है। हालात में बेहतरी तो आ सकती है, लेकिन आदाद शुमार और जो सूरत हाल है खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और इस बॉर्डर के इर्द गिर्द वो बड़ी तशवीशनाक है। जितने हम देख रहे हैं शहादतें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रही हैं और इस टेन्योर के अंदर हुई हैं, वो अलार्मिंग है। अब ये कहाँ तक जा सकता है? जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो उनके पीछे जाएंगे, कालादम तरीके तालिबान पाकिस्तान से हिसाब बराबर करेंगे, फिर देखेंगे अफगान तालिबान क्या कहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान एक्सट्रीम जब वहां से कंट्रोल नहीं किया जाता तो किस हद तक जाएगा? जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चैलेंज बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है। शहादतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, पाकिस्तान के नुकसानात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और मिलिट्री ऑप्शंस जो है वो एक वन ऑफ द ऑप्शंस हमेशा रहता है। किसी भी स्टेट को अगर बहुत ज़्यादा इस किस्म के ख़तरे का सामना हो, सिक्योरिटी के ख़तरे का सामना हो या दहशतगर्दी का सामना हो, तो फिर मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन के साथ मेरा ख्याल है मिलिट्री ऑपरेशन मुस्तकिल या मुकम्मल हल नहीं होता। उसके साथ फिर हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात के दरवाजे को भी खुला रखना पड़ता है और उस दरवाजे को खुला रखने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि ठीक है हम अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करें, लेकिन साथ ही अफगान तालिबान के साथ, अफगान हुकूमत के साथ एंगेज करें। मिलिट्री ऑपरेशंस तो देखें हम बॉर्डर एरियाज, ठीक है, यानी आप समझते हैं कि 2-3 फ्रंट्स को ताल्लुकात में रखना चाहिए। एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, जब अमेरिका का इनखला हुआ और उस वक्त क्या कोई आपको लगता है कि हमने गारंटीज ली थी अमेरिका से कि वो असलहा इस्तेमाल नहीं होगा पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर जो वहां पर दहशतगर्द ग्रुप है उसके हवाले से हमने किसी से गारंटीज ली हो, अमेरिका से ली हो, इस हवाले से कोई बातचीत हुई थी उस वक्त? देखें, ये तो जो भी गारंटीज थी वो दोहा पीस एग्रीमेंट में ही थी और दोहा पीस एग्रीमेंट में गारंटी थी कि अफगान सॉइल किसी तरह से भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं होगी, इस्तेमाल नहीं होगी। जब अफगान सॉइल किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की गारंटी आ जाती है तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी असला मौजूद है या जो असला मजीद भी आएगा अफगानिस्तान में आइंदा भी, वो कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो गारंटीज तो यही होती हैं और इससे ज्यादा गारंटीज तो जो अगर पाकिस्तान को चाहिए या पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे को दे सकते हैं तो अपने बाहमी ताल्लुकात के जरिए दे सकते हैं। हम म्यूचुअल एग्रीमेंट्स आपस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात उस नहज पे नहीं जा सके जहां हम एक दूसरे के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट करते। तो जो दोहा पीस एग्रीमेंट तो पीछे रह गया। अब तो हम एक नई सिचुएशन में, नई स्टेज पे आ गए हैं और नई स्टेज पे आ गए हैं और फिर भारतीय इन्फ्लुएंस भी हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस हवाले से ये वक्त की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस मामले को देखना होगा कि किस पैराई में इसको हल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, साफिर अफगानिस्तान हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टेप ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती कशीदगी कम करने के लिए कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि अब उनकी चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात की कोई जरूरत नहीं रही। यह गैर मुतवक्के फैसला उस वक्त सामने आया जब बीजिंग ने जनूबी कोरिया में होने वाली मुलाकात से कबल अमेरिका को हैरान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि चीन के हालिया जारहाना फैसले के बाद अमेरिका को माली तौर पर इसका जवाब देना होगा। अब शी जिनपिंग से मुलाकात का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। उनका मजीद कहना था कि चीन आलमी मंडियों का गला घोंटने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है ताकि दुनिया भर में सनतों तक नायाब धातों की रसाई महदूद कर दी जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से दरामद होने वाली अशिया पर 100% इजाफी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया, जो पहले से मौजूद 30% टैरिफ के अलावा होगा। यह हुक्म 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा या इससे पहले भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 1 नवंबर से तमाम अहम सॉफ्टवेयर पर बरामदी कंट्रोल नाफिज हो जाएंगे। यह फैसला भी चीन की जानिब से रेयर अर्थ धातों की बरामदात पर सख्त कंट्रोल के बाद सामने आया है, जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती हैं। चीन की वजारत तिजारत ने ऐलान किया
किया कि कोई भी कंपनी, खा वो चीन में हो या बैरून मुल्क, अगर ऐसी मसनूआत बरामद करे जिनमें 0.1% से ज्यादा नायाब धातें शामिल हों तो इसे चीनी हुकूमत से इजाजतनामा हासिल करना होगा। साथ ही वजारत सेहत ने नायाब धातों की फहरिस्त में मजीद अनासर शामिल करके उनकी बरामदात पर पाबंदियां सख्त कर दी। खासतौर पर इन धातों को फौजी इस्तेमाल के लिए बरामद करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। इसी रोज बीजिंग ने अमरीकी जहाजों पर बंदरगाही फीस नाफिज कर दी और अमरीकी कंपनी कॉलकॉम के खिलाफ एंटी ट्रस्ट तहकीकात का आगाज किया। तज्जियाकारों ने इन इकदाम को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से लगाई गई तिजारती पाबंदियों का बराह रास्त जवाब करार दिया। ये नायाब धातें, जिन्हें नायाब अनासिर कहा जाता है, जमीन की तहु में पाई जाती हैं। अगरचे ये मुकम्मल तौर पर नापैद नहीं, मगर चीन नायाब धातों की तिजारत पर 70% कंट्रोल रखता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इनमें से सबसे अहम अंसर डिस्पोरिसम है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंजन, हवाई टर्बाइंस, दिफाई निजामों और कंप्यूटर चिप्स की तैयारी में कलीदी हैसियत रखता है। चीन के फैसले से फोर्ड, एनवीडिया और दीगर बड़ी अमरीकी कंपनियों को शदीद झटका लग सकता है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इसका असर इन कंपनियों पर भी होगा जिनके मंसूबे शहरी और अस्करी दोनों नौइयत के हैं, जिसमें बोइंग भी शामिल है। इससे अमेरिका और चीन के दरमियान कई महीनों से जारी तिजारती सीजफायर का खात्मा होता नजर आ रहा है। ट्रंप के नए टैरिफ के ऐलान के फौरन बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार हो गई। अगरचे हालिया बरसों में मैक्सिको अमरीका का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बन चुका है, चीन अब भी अमरीका के लिए अरबों डॉलर की दरामदाद और बरामदाद का जरिया है और खुद अमरीकी मसनूआत की एक बड़ी मंडी है। ट्रंप इंतजामिया बारहा मुतालबा कर चुकी है कि चीन नायाब धातों की फराहमी में इजाफा करे। यूं दो आलमी ताकतों के दरमियान तिजारती जंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप के साबिक तर्जुमान साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद तारड़ साहब, ये फरमाइएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 100% जो है वो दरामदाद पर टैक्स लगाया गया चाइना के हवाले से, इसके असरात क्या होंगे और क्या आने वाले दिनों के अंदर ये जो ताल्लुकात हैं यूएसए के और चाइना के, ये तिजारती सतह पर मजीद इसी तरह गंभीर होते जाएंगे? और इसके साथ साथ क्या वो जो हीट जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग, तिजारती जंग का आगाज किया, उसकी जो हीट है वो खुद डोनाल्ड ट्रंप भी महसूस कर रहे हैं? देखिए, दर हकीकत अगर देखा जाए तो जंगें ज्यादातर इनहेरिट की हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टाइल जो है, मैं दो अर्ज करना चाहूंगा, दो डिफरेंट पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये है कि यूक्रेन की जंग जो नहीं रोक रही है, उसके पीछे हमेशा डोनाल्ड ट्रंप और वाशिंगटन डीसी ये समझता है कि भारत और चाइना दोनों जो वहां से तेल ले रहे हैं वो मुसलसल उस पर असर है, या तो ये उस पे उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टाइल है कि जब भी किसी चीज को वो उन्होंने मनवाना होता है उससे पहले एक पूरा प्रेशर क्रिएट करते हैं, या तो ये मीटिंग से पहले, मीटिंग कैंसिल करने से पहले ये सारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। दिस इज अ नेगोशिएशन टेक्निक ही हैज बीन यूजिंग सिंस years and years। और दूसरा, मैं बताना चाहूंगा कि सारी जंगें और दुनिया के जो हालात हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनहेरिट किए हैं। उन्होंने खुद इसके अंदर उनका लेना देना नहीं, लेकिन इकोनॉमिक वॉर जो उन्होंने स्टार्ट की, टैरिफ वॉर जिसको कहा जाता है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना इनिशिएटिव था और जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान भी किया और उसमें पूरी दुनिया को हिला के भी रखा। देखिए, वो जंगों के अहदाफ जो हैं टैरिफ और सैंक्शन से हासिल करते हैं बजाय कि जंगें की जाए। दुनिया इस वक्त ट्रेड की दुनिया है। और दूसरा, पिछले 12 साल अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी को जो 4 मुमालिक ने भरपूर अब्यूज किया है, उसमें चाइना नंबर 1 है और दूसरा नंबर भारत का है, रशिया का है। अगर देखा जाए तो सब ने अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और वीक ट्रेड पॉलिसी का फायदा उठाया। यहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, सारे का सारा पैसा चाइना चला गया, बल्कि टेक्नोलॉजी भी सारी चाइना चली गई। इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उन फैक्ट्रियों को वापस लाना चाहते हैं। अमेरिका के अंदर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन उनका एजेंडा था और उसी एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर आज अमेरिका चाइना से चीजें लेना बंद कर देगा तो चाइना की फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की पूरी ख्वाहिश है कि बैलेंस हो, ट्रेड के अंदर बैलेंस हो। जितनी चीजें हम खरीदते हैं चाइना और भारत और दूसरे मुमालिक भी हमारी प्रोडक्ट्स को उतना ही खरीदें। तो दर हकीकत ये उनका मैंडेट था डोनाल्ड ट्रंप साहब का। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन तारड़ साहब, ये जो सब इंडस्ट्रीज जब अमेरिका से बाहर गई या चाइना गई तो उसकी बुनियादी वजूहात कुछ और थी। वो डेली वेजेस यानी सस्ती लेबर थी, फिर रॉ मटेरियल का सस्ता होना था, फिर टैक्स के मामलात में चाइना के अंदर कमी थी। तो क्या ये मामलात हल कर लिए गए हैं? क्या वहां पर इतनी सख्त मौजूद है कि ये सब कुछ वहां से बंद करके अमेरिका खुद प्रोड्यूस कर ले? क्योंकि बुनियादी तौर पर वहां पर तो नजर नहीं आता कि इतना एकदम से वहां पर सब कुछ हो जाएगी। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा, लेकिन ज्यादातर ये चीजें बिल क्लिंटन और डेमोक्रेट्स दूर के पीरियड में हुई हैं, जिन्होंने बिल्कुल इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा, जो आपका पॉइंट है। लेकिन इसका आगाज कहीं ना कहीं से होगा
हमें रोकना होगा। हमें अपने देखें, मैं इसके रेलिवेंट एक आर्गुमेंट रखना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले पीरियड में कहा था कि हमारी इनोवेशन, हमारी अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट इनोवेशन था। हम चीजें इजाद करते थे, बनाती चले, कोई और दुनिया थी। अब वो इनोवेशन खत्म होती जा रही थी। भारत मुसलसल हमारी ट्रेड, हमारी पेटेंट, हमारी जो यहाँ पे चीजें हम बनाते थे अमेरिका के अंदर, उनको अब्यूज करता रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी करता रहा है। हवावे को देख लें आप, और कई ऐसी चीजें, 5G टेक्नोलॉजी को देख लें। तो दर हकीकत कहीं ना कहीं से इसका आगाज होना है। चाहे पहला घूंट कड़वा होगा, लेकिन हमारे अमेरिकन बच्चों को पढ़ना होगा, मैथ पे तवज्जो देनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना होगा। अभी रिसेंटली आपने देखा है जिस तरह यहाँ पे अमेरिका में रेड किया है इमिग्रेशन ने, और 450 से ज्यादा साउथ कोरियन इलीगल्स को काम करते हुए उनकी फैक्ट्री हंडाई से पकड़ा है, जहां बैटरियां बनाई जाती थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पीच में अपनी कहा कि हमने दुनिया को बैटरियां बना के दी हैं, हम बैटरियां इन्वेंट करते रहे हैं। आज हमारे पास बच्चे अपने मौजूद नहीं है जो बैटरियां बना सकें इन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर, क्योंकि साउथ कोरिया ने कहा था हमें लोकल वर्कर्स नहीं मिल रहे जो फैक्ट्री में काम करें या यहाँ पे बैटरियां बना सके। तो ये इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इसको शुरू करना होगा। अमेरिका को अपनी सुप्रीमेसी और अपनी लेकिन तारड़ साहब, कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा। लेकिन जो इकदाम लिए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर यह टैरिफ लगाया जाएगा और उससे दीगर ममालिक भी मुतासिर होंगे, जिसमें खास तौर पर क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके हवाले से पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है कि वो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं, वो भी मुतासिर होंगे। और ये जो चाइना ने इकदाम लिए हैं खास तौर पर कि वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स को जब चाइना से बाहर भेजा जाएगा, बेशक किसी चीज़ में 1% भी हो, तो वो चाइना की अथॉरिटी से इजाज़त लेकर भेजा जाएगा, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का ये रद्द अमल आया। तो ये जब सब कुछ होगा तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी और फिर एनवायरनमेंट भी मुतासिर होगा। एनवायरनमेंट देखें, सबसे पहले तो रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप साहब का एनवायरनमेंट के ऊपर कंप्लीटली डिफरेंट स्टैंड है। जिस क्लीन और ग्रीन एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, उसकी हकीकत ये है कि विंड मिल्स बनाता चाइना है, बेचता यूरोप को है, अमेरिका को है। हमारे पिछले सुदूर जो है डेमोक्रेट उनको बेचता रहा, लेकिन खुद विंड मिल अपने चाइना में नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें पता है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। वो खुद अभी कोल एनर्जी पे तवज्जो है, लेकिन दूसरे कंट्रीज को वो एक प्रोपेगेंडा या बिजनेस स्कीम की जाती है। बारिशें ज्यादा हो जाएं तब भी प्रॉब्लम है, बारिशें कम हो तब भी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल करेक्टनेस के अलावा इसका कोई हकीकत के साथ रिलेशनशिप नहीं है। आपने देखा होगा पेरिस अकॉर्ड, जिसके अंदर हमेशा अमेरिका आगे आगे था, लेकिन ना भारत और ना चाइना उस पर अमल करता है। दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर चाइना और भारत हैं, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और हमारे सदूर जिस तरह के बराक ओबामा थे, बाइडन थे, वो आगे आगे जाके अपनी इकॉनमी तबाह कर लेते थे, यहाँ से तेल निकालना बंद कर देते थे, ड्रिलिंग बंद कर देते थे। तो दर हकीकत ये पॉलिटिकल करेक्टनेस के अलावा इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पॉइंट हैज कम अप कि अमेरिका हैज टू बिकम ग्रेट अगेन। लेकिन ये क्या फैसले हैं कि जैसे ही नए टैरिफ की बात होती है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मंदी का शिकार हो जाती है। तो इससे फायदा तो बज़ाहिर तौर पर वक्ती कोई नजर नहीं आ रहा अमेरिका के लिए। देखिए, फायदा तो देखा जाए, टैरिफ से जो पैसा इस वक्त अमेरिका में आ रहा है, जहां पे इस वक्त जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट लोएस्ट पॉसिबल है, फैक्ट्रियां वापस आ रही हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एप्पल को मना किया है कि आपने भारत में नहीं जाना, जिस तरीके से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करने के, जिस तरह के मिडिल ईस्ट के लोग और गल्फ स्टेटें यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंटें कर रही हैं, जापान और साउथ कोरिया कर रहा है। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आवर प्लान, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप साहब। देखा जाए तो चंद दिनों के लिए अगर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती है, लेकिन लॉन्ग रन अमेरिका विल बी विक्टोरियस इन दिस। तो आप समझते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो उसमें उसके इजाफा हो रहा है उसके अंदर इकोनॉमिकली, लेकिन अमेरिकन अवाम के लिए महंगाई हो रही है, क्योंकि जब इस तरह की टैरिफ पाबंदियां लगती हैं तो फिर वहां पर ऑब्वियसली चीजें महंगी होती हैं, टैक्स ज्यादा लगता है बाहर से आने वाली चीजों का। लेकिन देखिए, महंगाई हो रही है, लेकिन जॉबें इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेनिफिशियरी अमेरिकन अवाम है। और आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी स्टिल उसी जगह पर है जहां से उन्होंने शुरू किया था। उनकी बेस, जो लोग उनके पीछे थे, वो आज भी उनके साथ है, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग 0 हो चुकी है, क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी आर्मी शहरों में के अंदर जा रही है, और जो ओपन ड्रग मार्केट्स थी उनको बंद किया जा रहा है। तो अमेरिका इज मूविंग फॉरवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग से मुलाकात की अब कोई ज़रूरत नहीं, तो क्या अब मुस्तकबिल करीब में या आगे जाकर, जब तक उनका टेन्योर है, अमेरिकी सदर जो है वो नहीं मुलाकात करेंगे? अब नहीं, मिलेंगे डेफिनेटली। देखें, दो चीजें हैं।
डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ट्रेडिशनल सदर नहीं है। वो खुद फोन उठा के हमास से भी डील कर लेते हैं, खुद ही वो हूतीज के साथ भी डील कर लेते हैं। फोन उठा के सीधा प्रेसिडेंट पुतिन से, प्रेसिडेंट शी से, प्रेसिडेंट मोदी से, जिससे उनका दिल होता है वो उठा के फोन कर लेते हैं, बजाय कि वो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसके जरिए जाएं। तो मेरे ख्याल में मैं इसको समझता हूं या तो अभी भी मुलाकात होगी, और ना अभी अगर ना हुई तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि आने वाले 1-2 महीनों के अंदर ना सिर्फ वो प्रेसिडेंट शी से भी मिलेंगे, प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलेंगे और रिजॉल्व करेंगे। अपने पहला साल मुकम्मल होने से पहले वो पूरी दुनिया के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, और पिछले 3 साल वो अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देंगे। ही हैज अ प्लान। पिछले 12 साल का जो मैस है उसको 4 साल में क्लीन करना इतना आसान काम नहीं है। उन 12 में से 4 साल उनके भी रहे हैं? नहीं, 12 साल में 8 साल ओबामा के और फिर 4 साल ओबामा के, जो कि बाइडन थे। बाइडन साहब को खुद नहीं पता था कि वो खड़े हैं, जिंदा हैं, कहाँ हैं, तो वो भी ओबामा साहब ऑपरेट करते रहे हैं। 12 साल सोशलिस्ट एजेंडा और लिबरलिज्म और वीक फॉरेन पॉलिसी, और दुनिया ने उसका भरपूर फायदा उठाया, इंक्लूडिंग ट्रेड पॉलिसी। तो ये 12 साल जो हैं, इसके 8 साल ओबामा के थे, 4 साल बाइडन के थे। और यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो 4 साल थे, एक भी इंटरनेशनल तनाजा या कॉन्फ्लिक्ट उसमें शुरू नहीं हुआ था। आप अंदाजा लगा लें, दुनिया की हर जंग के पीछे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और बराक हुसैन ओबामा का चेहरा नजर आता है। अब ये जो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो है, जो उस पर कदगने लगा रहा है या कमेटीज बना रहा है, उससे अमेरिका को क्या नुकसान होगा? क्योंकि जो तज्जिए सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि चीनी इकदाम से फोर्ड, इन्वेडिया और दीगर अमरीकी कंपनियां मुतासिर होंगी, और ख़ासतौर पर ये वो कंपनियां हैं जो एक बड़ा बिजनेस करती हैं और जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक जो है वो लार्ज इकॉनमी को ओन करती हैं। यहाँ पे ये मेंशन करना होगा, इन मुमालिक को ये सोचना होगा, बल्कि सोच रहे होंगे कि अभी तक अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। अमेरिकन इकॉनमी इतनी बड़ी है, अमेरिकन मार्केट इतनी बड़ी है। आज मैं माजी में हमेशा ये कहता था कि अगर अमेरिका स्नीज करता है तो पूरी दुनिया को नमूनिया हो जाता है, और वाकई ही आज अगर अमेरिका चाइना से चीजें लेनी बंद करेगा, स्लो करेगा, चाइनीज परेशान बल्कि घुटनों के बल हो जाएंगे, आप देखेंगे। क्योंकि आज चाइना ने जितनी तरक्की की है उसके पीछे डॉलर नजर आता है। आप देख लें कि आप जिस तरीके से पिछले वीक फॉरेन पॉलिसीज या ट्रेड पॉलिसीज की वजह से यहीं से फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारी चाइना गई। आज अब चीजें अगर अमेरिका नहीं खरीदे तो क्या करेंगे वो, किसको बेचेंगे? फैक्ट्रियां बंद होंगी। अल्टीमेटली दिस इज अ नेगोशिएशन टेक्निक डोनाल्ड ट्रंप इज यूजिंग। और सबसे बड़ी बात यह है, द ओनली प्रेसिडेंट जो पहले अपने 7 महीनों में उन्होंने जो कुछ किया है अपने मैंडेट के मुताबिक किया है, जो उन्होंने वादे किए थे, इज डिलीवरिंग देम। बहुत शुक्रिया। साजिद तारसा हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय के हवाले से आगाह करे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।